लीडर टीवी के प्रोग्राम कलमकार में मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर अयूब शेख, और मेरे साथ मौजूद हैं एक सिंधी, एक पाकिस्तानी, एक पूरी दुनिया का बैनुल-अक़वामी शख्स, एक नावलिस्ट, एक राइटर, और जो पता नहीं उनकी ज़िंदगी के कई टर्निंग पॉइंट्स होंगे और हमारी बहुत थोड़ी सी वाक़फ़ियत है उनके साथ, हम थोड़ा सा जानते हैं। जो दोस्त इनको ज़्यादा जानते हैं उनसे सीना गज़ेट जो हमें मिली है उसमें ये है कि सफदर ज़ैदी और उनके आबा व अजदाद जो है वो पहले पाकिस्तान आए, 1999 में वो यहाँ से चले गए और जाके यूरोप के एक शहर नीदरलैंड, या जिसको हॉलैंड कहा जाता था, उसमें जा बसे हैं। इन्होंने 3 नावल लिखे हैं। एक नावल है चीनी जो मीठी न थी, और दूसरा नावल इनका है बिन्त दाहिर। बिन्त दाहिर वो राजा दाहिर जो था, जो हमारे पास तो उसका नाम लेना भी मायूब है, और हमारे पास तो ये है कि कई ज़माना सिंधियों को दाहिर की औलाद कहा जाता रहा और इसी तरह पेश किया जा। दाहिर का मीडिया ट्रायल जो सिंध की तारीख़ में रहा है वो उससे पहले कभी भी इस तरह पेश नहीं हुआ। कोई भी और बादशाह इसी तरह मीडिया ट्रायल का हिस्सा नहीं रहा जो राजा दाहिर रहा। उस राजा दाहिर की जो एक बेटी है, उस बेटी के हवाले से उन्होंने ये नावल लिखा है। उस नावल का नाम है बिन्त दाहिर। बिन्त दाहिर का जो हिसाब है वो ये है कि ये किताब जो है वो ऑडियो में भी है और इसका सिंधी में तर्जुमा है, वो है सिंध कुमारी के नाम से। ये किताब जो है सफदर ज़ैदी साहब की, ये जो नावल है या उससे पहले के जो नावल है, वो आप ऐसे समझे कि जो चीनी जो मीठी न थी वो भी ग़ुलामी के ख़िलाफ़ है, ठेकेदारी सिस्टम के ख़िलाफ़ है, मज़दूरों और आजिर व अजीर के जो रिश्ते हैं उनके हवाले से है। तो आप इस ज़हन के अंदर जो ख़राबियाँ हैं वो समझ तो गए होंगे कि ये प्रो पीपल शख्स है, और उस प्रो पीपल शख्स की वजह से इनके बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो इसी तरह ही रहते हैं। आज लीडर टीवी के मंच पे हमारे साथ मौजूद हैं। हमने मौका गनीमत जाना कि वो मुल्क से बाहर जाने से पहले हमारे साथ कुछ घड़ियां गुजारे और हम उनसे बातचीत करें। और ख़ास तौर पर ये जो सिंध कुमारी नावल है, जिसके 2 रोज़ पहले कराची प्रेस क्लब में रूनमाई भी हुई थी और उस पर बहुत सारे लोगों ने उस पर बात भी की है। तो आज हमारे मेहमान हैं जनाब सफदर ज़ैदी। सफदर अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बड़ी मेहरबानी हमें टाइम देने की, और मैं चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल पहले तो मैं एतराफ़ करूँ, बाकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों में एतराफ़ बाद में आता है, पहले पूछ-गाछ होती है। बिल्कुल। तो पहले हम एतराफ़ करते हैं। एतराफ़ ये है कि मैंने अभी तक ये किताब पढ़ी नहीं है, लेकिन जिन्होंने भी पढ़ी है, कुछ लोगों ने थोड़ी पढ़ी है, कुछ लोगों ने ज़्यादा पढ़ी है, कुछ लोगों ने पूरी पढ़ी है। मेरे एक दोस्त ने कहा कि मैंने दिन रात एक करके 2 दिनों में ये किताब जो है वो पूरी पढ़ी है। अच्छी है, एक ने कहा अच्छी है, दूसरे ने कहा कि ख़तरनाक है, तीसरे ने कहा कि खौफनाक है, चौथे ने कहा कि नहीं आनी चाहिए, 5वें ने कहा ज़रूरी थी, छठे ने कहा कि मालूम किया जाए कि जनाब सफदर ज़ैदी कौन है, आखिर ये किताब लाने का उसका मकसद क्या था। ये सारे तबसरे, इन तबसरों को आप रखें बालाए ताक। हम आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं जी सर, वो ये है कि आपने राजा दाहिर की इस हिस्ट्री को जो 712 में मोहम्मद बिन कासिम के हवाले से अली कोफ़ी ने फ़तेहनामा सिंध या चचनामा में लिखी, तो ये उसका रद्द है। बिल्कुल। ये उसके बरअक्स है। और ऐसे समझें कि वो दरबार की लिखी हुई तारीख़ जो है ये अवाम की लिखी हुई तारीख़ एक नावल के रूप में है। आपने ये क्यों सोचा? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने दावत दी यहाँ पर आकर बात करने की। इस नावल का इंतसाब ही बहुत कुछ कहता है। इस नावल का इंतसाब वो मैं पूछना चाह रहा था कि इस नावल का इंतसाब है जो मंसूब किया गया है वो है मफ्तूहा अक़वाम के नाम या फ़तेह होने वाली या ग़ुलाम कौमों के नाम पे ना। तो वो बाद में मैं इनसे पूछूंगा
कि आखिर ये सब कुछ ऐसे लगता है जैसे ये नेल्सन मंडेला के पैरोकार में रहे हों, गुलामी के ख़िलाफ़ हों, आज़ादी के हक़ में हों, तो ये क्या कर, लेकिन वो बाद में पहले मेरे पहले सवाल पहले सवाल का जवाब ये है कि आपकी तरह और पाकिस्तान के तमाम लोगों की तरह मैंने भी तारीख़ निसाब से सीखी, और ख़ास तौर पे सिंध के ऊपर मुस्तनिद तारीख़ मौजूद नहीं है चचनामे के सिवा। तो जब कॉलेज की ज़िंदगी में आया तो चचनामा पढ़ा तो मैंने भी उसे सच्ची तारीख़ समझा। अलबत्ता बचपन में कुछ इस तरह से भी होता था कि ज़रा निकम्मा किस्म का इंसान था, वालिद साहब से डांट पड़ती थी तो उनका जुमला ये होता था कि बिन कासिम ने 17 साल में सिंध फतह कर लिया, तुम 20 साल में हॉकी खेलते फिर रहे हो। तो वो कुछ दिल पे खूब गई थी बातें कि बिन कासिम इतना काबिल था और मैं कितना निकम्मा हूँ। होता ये कि जो तारीख़ ऊपर वाले लोग निसाब में डालते हैं, लिखते हैं, उस वक्त उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि जिन बच्चों के लिए ये कुछ लिख रहे हैं उन बच्चों के हाथ में इंटरनेट आ जाएगा और ये जो बच्चे हैं इनकी बनाई हुई क़ैद से निकल जाएंगे। अब वो सब नस्लें उस क़ैद से निकल गई हैं, उनके कीबोर्ड पे दुनिया खुली हुई है। मेरे साहब ने भी दुनिया खुली तो पता चला कि सब कुछ झूठ था। तो उस झूठ का एक गम भी था, एक गुस्सा भी था कि बचपन का और नौजवानी का एक बड़ा हिस्सा झूठ के सहारे गुज़रा। फिर ये भी ख्याल आया कि अगर मैं मलामत करते रहूं या गुस्सा करता रहूं तो ये हल नहीं है। मैं सिंध के लिए क्या कर सकता हूं जिस ज़मीन पे झूठी तारीख़ को उसके सीने में उतार दिया गया है। तो नतीजा ये था कि एक चीज़ आपसे रह गई कि इस नावल से पहले एक और नावल मेरा सिंध पर है और वो उसका नाम भाग भरी है और उसकी पूरी कहानी भी एक सिंध के अंदर घूमी है। तो सिंध रगों में दौड़ता है। उस नावल को ख़त्म करने के बाद ख्याल आया कि अब सिंध की तारीख़ पे कलम उठाया जाए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इस चैलेंज को आसान मेरे लिए बनाया प्रोफेसर मन्नान अहमद ने, जिन्होंने चचनामे के ऊपर एक लाजवाब थीसिस लिखा और वो अमेरिका से शाया हुआ। शाया होते ही मैंने उसको मंगवाया और मेरा ख़्याल है कि 10 बार मैं उस किताब को पढ़ चुका हूँ, क्योंकि हर बार जब भी मैंने पढ़ा है तो उसमें से नए माने अख़ज़ हुए। उस किताब ने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया कि अब तारीख़ ही झूठी साबित हो चुकी है तो अब फ़िक्शन ही है जो तारीख़ को सीधा कर सकता है। ज़ाहिर है फ़िक्शन में आपका नुक्ते नज़र है। जी। अब ज़ाहिर है फ़िक्शन में गलतियाँ भी हो सकती हैं, क्योंकि फ़िक्शन एक इंसानी ख़याल की परवाज़ है और हर अदीब, हर शख्स अपनी बिसात के मुताबिक परवाज़ कर सकता है। मैंने परवाज़ भरी सिंध की उस तहज़ीब में जो हमारे हाथों से फिसल गई है, वो उस रेत को ढूंढने की कोशिश की है जो कहीं गिर गई है तारीख़ में और वो ज़र्रात बन के बिखर गई है। उसको समेटना बहुत मुश्किल था। तो मैं उस सिंध की तलाश में था जो अरबों की आमद से पहले था। मैं कासिर था इस बात को सोचने को। मेरा दिल नहीं मानता था कि उस दौर के सिंध में कारोकारी होती होगी, उस दौर के सिंध में वडेरे इस्तेसाल करते होंगे, उस दौर के सिंध में ज़ात पात का निज़ाम होगा। मेरा दिल नहीं मानता था। तो अपने ख़यालात की परवाज़ से मैंने उस को तख्लीक़ किया। उसमें राजा दाहिर, लोगों ने मुझसे ये कहा कि अगर तुमने बिन कासिम के जवाब में एक नावल लिखा है तो इब्ने दाहिर आना चाहिए था, उसके जवाब में फिर बेटा आना चाहिए था, मर्द के जवाब में मर्द आना चाहिए था। लेकिन मैंने जिस सिंध को दरियाफ़्त किया वो सिंध पिदर सरी नहीं था, वो मदर सरी था। तो ये वहाँ तक मैंने पहुँचने की कोशिश की। तो ये वहाँ का माहौल आपको इस तरह के सब्जेक्ट्स पे पनपने देता है? बिल्कुल। आपकी मुराद है हॉलैंड में रहने का माहौल। बिल्कुल। जब आप किसी ऐसे शहर में रहते हो जहाँ एक बेपनाह खूबसूरत साहिल आपके घर के पीछे मौजूद हो, वाह,
जिस साहिल पे कोई होता ना हो, जहाँ की हवाएं शफाफ हों, जहाँ की रेत में आलूदगी ना हो, जहाँ आप चलते चले जाएं तो आपको रोकने वाला ना हो, जिस साहिल पे कोई छावनी ना हो। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के लोग पहले चक्कर लगा के आए नीदरलैंड का। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल वो हमारे एक मोस्ट दोस्त हैं वेलकम। नज़ीर लगारी, तो उसने कहा कि घुटन सी महसूस हो रही है। तो ये 15-20 साल पुरानी बात है, मेरे घर बैठे थे और घुटन सी फील हो रही है, ये है वो है, फिला फिला फिला। मुझे बहुत ही बुझा हुआ, मैंने नज़ीर लगारी ऐसा नहीं देखा था जो उस दिन मेरे घर पे था। तो 2 दिन बाद उसको जंग ग्रुप ने भेज दिया लंदन किसी कॉन्फ्रेंस में ना। तो हीथ्रो एयरपोर्ट पे पहला मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा, अयूब, और मैंने इसीलिए फ़ोन किया कि मैंने मरने का इरादा तर्क कर दिया है, अभी मुझे कुछ और साल जीने हैं। मैंने कहा तू कहाँ है? कहा मैं हीथ्रो एयरपोर्ट पे हूँ। तो मैंने कहा हीथ्रो में कोई गैस स्टेशन है जहाँ ज़िंदगी मिलती है? कहा नहीं, जहाँ ज़िंदगी पनपती है। वाह। लेकिन मैं इस नावल पे, चूँकि ये नावल जिन एरियाज़ को डिस्कस करता होगा वो सिंध और बलूचिस्तान के आज के एरियाज़ हैं। बिल्कुल। तो सिंध और बलूचिस्तान उस ज़माने में अलग अलग सोच रहे हैं। नहीं, इस पे बात हो सकती क्यों है कि वो बलूचिस्तान की सरजमीन को क्रॉस करते हुए जी, वहाँ की सहूलतों से फैज़ उठाते हुए यहाँ पहुँचे। बिल्कुल। आपने इस नावल में, इसमें आपके नावल में, आपके इस फिक्शन में सिंध को तो आपने पोर्ट्री किया है, बलूचिस्तान से ज़्यादती तो नहीं हुई? इसमें बलूचिस्तान को भी पोर्ट्रेट किया है। इस नॉवेल को लिखने के दौरान मैंने एक सफ़र किया जो मकरान ईरान के बॉर्डर से, जहाँ तक मुझे इजाज़त थी जाने की, वहाँ से मैं चला हूँ। पूरा गवादर का एरिया मैंने क्रॉस किया है। लसबेला में आखिरी भर्ती हुई थी, वहाँ गया। लसबेला से गुज़र के फिर मैं देबल में आया। मैंने 2 बार वहाँ एक रात क़याम भी किया। एक बार मैं फील करना चाहता था कि इस शहर में खुरेज़ी हुई थी तो यहाँ कम से कम एक रात रहना चाहिए। फिर वहाँ से मैं हैदराबाद गया, सखर गया, रोहड़ी गया। रोहड़ी पे बड़ी जंग हुई थी। सेवन गया। रोहड़ी पे मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मैदान है, पीछे बयाबान है, चट्टानें, फ़ौजें लड़ रही हैं, और उनको मैंने अपनी ख़यालात की दुनिया में, जो मैंने जंग का मैदान सजाया था, मैंने सवारों की आवाज़ें सुनी, घोड़ों की टापें सुनी, ऊँटों को बिलबिलाते सुना। फिर मैं आगे निकल गया बिल्कुल पहाड़ों में, तो वहाँ मुझे काली माता का मंदिर मिला पहाड़ों में, माता स्थान। वहाँ के पुजारी ने मुझे शाल उड़ाई और मुझे रिसीव किया, अंदर तक ले जाकर सब तबरुकात दिखाए। उसने मुझे बताया कि काली माता पहले सिंध धरती पे आई, फिर यहाँ से बंगाल गई। उसका भी जिक्र है इस नॉवेल में। तो सब पहले सिंध आते हैं, बाद में यहाँ से जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। इस पे बात होगी कि सिंध दुनिया की फ़लसफ़े का मरकज़ रहा है, लेकिन अफसोस ये है कि सिंध को मालूम नहीं है। यही इस नॉवेल का पैगाम है। सफदर साहब, ये जो नावल है, इसमें मैंने कुछ स्केचेस देखे हैं। ठीक है, वो स्केचेस मतलब पाकिस्तानी ज़ुबान में उरियानी है। जी सर। आपने तो उसको नाम रखा फिक्शन, जो हिस्ट्री से मुल्हिका फिक्शन है, आपने उसको। और जिस तरह आपने उस कुमारी को दिखाया है बात करते हुए, तो वो सारे आपने स्केचेस इसमें डलवाए हैं। बिल्कुल बनवाए होंगे, डलवाए हैं। ठीक है, ये नीदरलैंड का असर तो नहीं है जहाँ आज़ादी ज़्यादा है और बहुत सारी बातों पे डिस्कशन होती है? वहाँ पिकासो से लेके और बाकी जो यूरोप के पेंटर और आर्टिस्ट थे, जो इस तरह सारी पेंटिंग्स करते थे जिसमें औरत के एक एक जिस्म का एक एक हिस्सा। तो आपने कभी इस बात की एनालिसिस की है कि नीदरलैंड का इस सिंधी पे असर तो नहीं है?
हाँ, बहुत गहरा असर है और पूरे यूरोप का असर है। अदब से पहले मैं पेंटिंग का तालिब इल्म हूँ। ओके। और मुझे फ़ख्र है कि मैंने बहुत काबिल उस्ताद के ज़रिए पेंटिंग्स को देखना सीखा है और पेंटिंग्स पे गुफ्तगू करना सीखी है। और मैं इस कोशिश में रहा हूँ कि मैं पेंटिंग को लिख सकूँ। तो ये सिंध की एक पेंटिंग थी मेरे सामने, जिसे मैंने नॉवेल के तरह से लिखा। मेरे नज़दीक सिंध जो है वो आज का सिंध नहीं है। गुजरात भी सिंध है, राजस्थान भी सिंध है, बलूचिस्तान भी सिंध है। ये सब इंडस वैली है। तो जब हम इस बड़े सिंध को देखते हैं और वहाँ के हम अलोरा और अजंता के गारों में बनी हुई मूर्तियाँ और उनकी जो इनग्रेव हुई चीज़ों को देखते हैं, अगर हम उस पर नस्र लिखें, यानी उन मूर्तियों को हम लिखें तहरीर में, तो वो शायद यहाँ कोई पढ़े नहीं, उस पर फांसी का मुकदमा चल जाए। लेकिन हमारी तहज़ीब है सही, हमें उससे हम उससे फ़रार नहीं हासिल कर सकते, वो हमें उससे एम्ब्रेस करना होगा। नहीं, मतलब आप ये चाह रहे हैं कि यहाँ की जो असलियत है, आपने उनको पोर्ट्री करने की कोशिश की। बिल्कुल। और बैशत एक तालिब इल्म, पेंटिंग्स के तालिब इल्म, बिल्कुल, आपने इस सरज़मीन को और उस ज़माने की किस्सों को फिक्शन में उसी तरह बिल्कुल ढालने की कोशिश की। वही कोशिश की। तो उसका मतलब कोई ओरियानी का नुमा या नुमाइश नहीं है, लेकिन हकीकत की ओरियानी होती ही नहीं थी। अगर आप अभी भी पुराने गोठों में चले जाएं, नानी दादियों से किस्से सुने, तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो आज एक कुछ मजहबी सिनारियों के तहत जो शर्म नाफिज कर दी गई है, वो हमारे बुज़ुर्गों में उस तरह से नहीं थी, ना उनकी गुफ्तगू में इस तरह से थी। तो सिंध को दरियाफ़्त करने की कोशिश की गई है इस तहज़ीबी प्रोस्पेक्ट में। और उरियानी तो कुछ होती ही नहीं है, क्योंकि इंसान पैदा ही उरिया होता है। इस नावल में आपने पूरा जो मरकज़ रखा है, न्यूक्लियस है पूरे नावल का, वो राजा डायर की बेटी है। बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त। और उनकी बातें, जो वो बात करती है, बिल्कुल वो बात ज़ाहिर है अपने सामने से नहीं करती, बिल्कुल वो बात आगे अपने सामने खड़े होकर दुश्मन से करती। बिल्कुल। और जिस तरह वो अपनी इज़्ज़त और तकरीम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सारी बातें करती है, लेकिन तारीख़ में इस तरह का कहीं भी ज़िक्र नहीं है कि राजकुमारी इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट थी, डिलीजेंट थी, और उसमें उसका लेवल इतना था, क्योंकि वो उम्र की भी बड़ी नहीं है। और मोहम्मद बिन कासिम ने मफतूआ लोगों की तरह उनको माले गनीमत अपने इलाके में भी नहीं भेजा था, यहाँ रखा था। तो ऐसी कहीं भी कोई वो नज़ीर, कोई शवाहिद नहीं मिलते जिसमें राजकुमारी इतनी ज़हीन लगे जो आपने पेश की है। साइंस फिक्शन उसी चीज़ को एड्रेस करता है जो मुमकिन नहीं होती है। फिक्शन मुमकिनात और नामुमकिनात का एक खेल है। आप तारीख़ में ये तो लिख सकते हैं कि लश्कर आया था, उसने कत्ल किए और उसने फ़तह की, लेकिन तारीख़ ये नहीं बताती कि उन माओं के आंसू कैसे थे। जब बाप जंग में कत्ल हो रहे थे तो बच्चे क्या सोच रहे होंगे, जिनके घर उजड़ रहे थे उनकी बेटियों के क्या जज्बात थे, उसके लिए फिर आपको फ़िक्शन ही बताता है। और इसमें जो राजकुमारी है, राजकुमारी का झूठा किरदार है हमारी हिस्ट्री में। और वो अफसोस ये है कि सिंध ने उस पर यकीन भी कर लिया है। सिंध ने ये यकीन किया है कि बिन कासिम ने राजकुमारी को बगदाद भेजा, गो के दमिश्क भेजा था। ये भी हमारी हिस्ट्री में गलत लिखा हुआ है। जब उसे दमिश्क भेजा तो खलीफा उसको अपनी ख्वाबगाह में ले गया, तो उसने कहा मुझे तो बिन कासिम ने पहले ही दागदार कर दिया है। तो इस गुस्से में बिन कासिम को उसने बुलवा लिया। ये कम्प्लीटली झूठ, एकदम कूड़। तो इतने बड़े झूठ पे हमारी सोसाइटी ने झूठी तारीख़ की वजह से बिलीव कर लिया है। अब एक फ़िक्शन निगार को एक पैरेलल बयानिया तख्लीक़ करना है जो है नहीं।
तो मुझे जो बिन्ते ताहिर है वो एक शख्सियत नहीं लगती, मुझे वो सिंध लगता है। वो मेरे नज़दीक सिंधी औरत की अलामत है, और मेरे नज़दीक उस दौर की सिंधी औरत जो है वो एक विज़डम की अलामत है। तो मैंने उस विज़डम की अलामत को तराशा है सिंध कुमारी में या बिन्ते ताहिर में। तो वो एक राजा ताहिर की लड़की नहीं है, वो सिंध की तहज़ीब है, और मैंने कोशिश की है कि सिंध की उस तहज़ीब को पोर्ट्रेट किया जाए जो गुम हो चुकी है। इसको आप निशात सानिया कह लें सिंध का, या उसकी तरफ पहला कदम। सफदर ज़ैदी, कोई ऐसी बात जो मेरे हाथ से गलत पेश की गई हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सब कुछ तो होना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन अभी जो बिगाड़ है तारीख़ में जो रवा है, जो मुसलसल है, उस पे भी आपका कोई न कोई नावल, कोई न कोई फिक्शन, कोई राइटअप, कोई चीज़ें आनी चाहिए। मतलब कुछ लोग तो इस तरह हैं जैसे तारिक अली वाले हैं, वो पॉलिटिकल है, बिल्कुल, उनकी नज़र जो है ज़्यादा पॉलिटिकल है, आपकी नज़र जो है वो लिटरेचर साइड पे ज़्यादा है। भाग भरी उसी सिलसिले की एक कोशिश थी। भाग भरी एक ऐसी सिंधी औरत की दास्तान है जो एक वडेरे के पास किसी कर्ज़े की वजह से ग़ुलाम है, और वो जो शाह साहब हैं वडेरा, वो रेप करते हैं भाग भरी का और एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चा भरी बरसात में पैदा होता है, तो भाग भरी उसका नाम सावन रख देती है। सावन 14 साल की उम्र में गोट से भाग जाता है, और वो भूखा प्यासा कहीं जाके गिरता है बेहोश। तो वो एक मदरसे की दीवार के पास पड़ा हुआ मिलता है। जब मदरसे से डबल केबिन गाड़ियों की कतार निकलती है, कारी साहब की नज़र पड़ती है एक बेहोश बच्चे पे, वो उसको उठवा के मदरसे में भिजवा देते हैं, उसे खाना पीना मिलता है। तो वो ज़िंदगी में पहली बार वो खाना खाता है जो वडेरे की उताक में सूंघता था। तो वो बहुत हैरत में होता है कि ये मुझे आज मिल रहा है। उसको वो हथियार वहाँ नज़र आते हैं जो सिर्फ वडेरे के कारिंदे उठा के फिरते थे, वो उन हथियारों से खेल सकता है। तो वो मुसलमान हो जाता है, और फिर वो एक जिहादी लश्कर में शामिल हो जाता है। और वो भाग भरी का सारा नोवेल जो है इसी प्रोस्पेक्ट में चलता है कि जब वो 20-25 साल के अपने जिहादी करियर के बाद वापस आता है कश्मीर से, अफ़गानिस्तान से, इधर उधर से होते हुए, तो उसको याद आता है कि शायद उसकी माँ ज़िंदा हो, शायद अभी भी वडेरे की ग़ुलाम हो। तो फिर वो अपनी माँ को आज़ाद करवाता है, और जब वो वडेरा उसको पहुँचाने के लिए आता है तो वो वडेरे से कहता है कि इतने करोड़ रुपए जो है वो तुमने मेरी माँ से ज़िंदगी भर मुफ्त काम लिया है, सिर्फ माँ नहीं चाहिए, इतने करोड़ रुपए भी चाहिए, और उन रुपयों में पिन ना लगी हुई हों, गड्डियों में ना हो, खुले में हो। तो वडेरा उसको भाग भरी को लेके आता है, उसके हवाले करता है। तो वो सारे रुपए जो है वो ज़मीन पे बिछा देता है और माँ को कहता है कि इन पे चल कर आओ। लेकिन जब ये सब कुछ हो जाता है तो उस माँ वडेरे को कहता है कि अभी उधार पूरा नहीं हुआ है, अपनी पग उतारो और मेरी माँ के कदमों में रखो। तो नोवेल का पूरी कहानी नहीं सुनाना चाहूँगा, उसके लिए ये है कि आपको नोवेल पढ़ना होगा। सफदर ज़ैदी में एक थोड़ी वक्फाबाजी चाहता हूँ, ये टेक्निकल मामला है। नाज़रीन, हमारी जनाब सफदर ज़ैदी साहब से बातें जारी हैं। एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे हमारी फिर बात होगी, हमारे साथ रहिए।